अंकल मैं बड़े होकर डॉक्टर बन जाऊंगा। बेटा, जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से ये भाजपा सरकार देश को चला रही है, मुझे लग रहा है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने सारा कुछ प्राइवेटाइज कर दिया है। उस एसएचओ को कहकर वहाँ एक नोटिस निकलवा दिया धारा 144 लगाने का। एसएचओ है, उसने भी डॉक्टर रितु सिंह को एससी होने के नाते प्रताड़ित किया है। उसके खिलाफ भी एफआईआर लगनी चाहिए। प्रताड़ना सिर्फ विश्वविद्यालय में ही नहीं हुई, उसकी एचओडी ने नहीं की, उसकी वीसी ने नहीं की। अब पुलिस के माध्यम से अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी उसके साथ वही अत्याचार कर रहे हैं जो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत आता है। झंडे में इधर क्यों कौन से मकसद में बैठते? बेटा, मैं इसी बात को लेके यहाँ बैठा हुआ हूँ। मुझे अपने बच्चों का भविष्य दिख रहा है। जय जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। डॉक्टर रितु संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर रितु संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर रितु को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, डॉक्टर रितु को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। डॉक्टर रितु संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। डॉक्टर रितु को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। डॉक्टर रितु संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर रितु संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। सर, जैसे कि डॉक्टर रितु 141 दिन से धरने पे बैठी हुई है, तो सर उनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? क्या कारण है? कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिसकी वजह से उनको इंसाफ नहीं मिल रहा? और साथ में उन्होंने वहाँ पे धारा 144 लगाई हुई है। धारा 144 1947 में अंग्रेज़ लगाते थे। तो जो ये वाली धारा है आज की डेट में क्यों लग रही है? न्याय ना मिलने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उनका संघर्ष जो एचओडी और वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के उनके डिपार्टमेंट के हैं, वो दोनों ही अपर कास्ट हैं, ब्राह्मण हैं और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, सारे का सारा देश का तंत्र भी आरएसएस के कब्जे में है और आरएसएस अपने लोगों को बचाने के लिए अनथक प्रयास करती है। डॉक्टर रितु के साथ जातिवादी शोषण हुआ है। उन्हें एक ऐसी महिला होने के नाते प्रताड़ित किया गया है और उनके खिलाफ एक साजिश के तहत उनको बाहर निकालने का एक साजिशाना कायराना हरकत की गई है वहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिसको कि एक्सपोज कर चुकी हैं डॉक्टर रितु। बहुत सारे फेक स्टूडेंट्स क्रिएट किए गए, फेक स्टूडेंट्स के माध्यम से फेक कंप्लेंट्स डॉक्टर रितु के खिलाफ वहाँ पे लगाई गई और उसके बाद उनको वहाँ से डिपार्टमेंट से बाहर निकाला गया। जब उन कंप्लेंट्स पे वेरिफिकेशन हुई तो ये पता चला कि वो स्टूडेंट्स थे ही नहीं, इस नाम के कोई स्टूडेंट्स वहाँ पे थे ही नहीं। तो इस तरह से ये पता चला कि जो उनकी एचओडी और जो उनके वीसी हैं, वाइस चांसलर, दोनों अपर कास्ट हैं, दोनों आरएसएस के कैडर की हैं। उन दोनों ने मिलकर एक साजिश रचकर सिर्फ इसलिए डॉक्टर रितु को बाहर का रास्ता दिखाया, इसलिए प्रोफेसरशिप से निकाल दिया क्योंकि वो बार बार बाबा साहब की मूल निवासी बहुजनों के हक अधिकार की बात कर रही थी और पूरे भारत की बच्चियों को और बच्चों को प्रेरित कर रही थी कि जैसे भी हो वो फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के साथ जुड़कर संविधान की मूल भावना के साथ इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। इसी चीज़ का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और आगे चलकर अब जो धारा 144 वहाँ लगाई गई है वो भी जातीय प्रताड़ना का ही एक रूप है। क्योंकि धारा 44, देखिए, दिल्ली में आप कहीं भी कोई भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। संविधान का आर्टिकल 19 पढ़ लीजिए। आर्टिकल 19 संविधान का ये कहता है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को अगर कोई परेशानी हो, कोई प्रताड़ना हो, सरकार या कोई इंस्टीट्यूशन उसके साथ गलत कर रहा हो, जैसे यूनिवर्सिटी ने किया है डॉक्टर रितु के साथ, तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। उसके पास हक है, अधिकार है अपनी आवाज़ उठाने का। तो डॉक्टर रितु ने संवैधानिक हकों के तहत अपनी आवाज़ उठाने का काम किया। अब ये चीज़ जब मनुवादियों से बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने एसएचओ पे प्रेशर बनाकर उस एसएचओ को कहकर वहाँ एक नोटिस निकलवा दिया धारा 144 लगाने का। ये नोटिस भी अगर आप SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें सेक्शन 3 अगर पढ़ेंगे तो ये नोटिस उसकी वायलेशन करता है। यानी वहाँ का जो SHO है उसने भी
डॉक्टर रितु सिंह को एससी होने के नाते प्रताड़ित किया है, उसके खिलाफ भी एफआईआर लगनी चाहिए। ये धारा 144 अगर लगानी भी हो, ये राइट रहता है डीसी के पास, जो भी डिप्टी कमिश्नर हो उसके पास ये राइट रहता है। मगर किन स्थितियों में रहता है? जब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कहीं होनी हो या हो रही हो तो वहाँ धारा 144 लगाई जाती है। डॉक्टर रितु सिंह 141 दिन से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही थी। उन्होंने कोई ऑर्डर वायलेट नहीं किया, कोई लॉ वायलेट नहीं किया, किसी तरह की उल्लंघना अवहेलना कानून की नहीं की। जैसे हम 11 हफ्ते से यहाँ बैठे हैं बाबा साहब अम्बेडकर चौक में, वैसे ही वो वहाँ बैठी हुई थी। जैसे हमने यहाँ तक आज तक यहाँ कोई लॉ वायलेट नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में पुलिस ना तो 144 लगाने के स्थिति में रहती है, और वैसे भी एसएचओ के पास ये पावर है भी नहीं। एसएचओ को डीसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, और डीसी स्थिति का जायज़ा लेने के बाद और पूरे सर्कमस्टांसिस को देखने के बाद कोई फैसला कर सकता है, तब जाके धारा 144 लगती है। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि डॉक्टर रितु सिंह के साथ प्रताड़ना सिर्फ विश्वविद्यालय में ही नहीं हुई, उसकी एचओडी ने नहीं की, उसकी वीसी ने नहीं की। अब पुलिस के माध्यम से अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी उसके साथ वही अत्याचार कर रहे हैं जो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट के तहत आता है। तो मेरी ये मांग रहेगी कि उस एफआईआर में अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का भी नाम लिखा जाए, क्योंकि उनके इशारे पे एसएचओ ने उनको परेशान किया है। और ये सीधा सीधा कानून का उल्लंघन है, और कानून तो पार्लियामेंट से पास हुआ कानून है, 1989 का बना हुआ कानून है। उसमें चाहे कोई किसी भी ऊंचे पद पे क्यों ना हो, कानून से ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो हमारी ये भी मांग है कि इस एफआईआर में एसएचओ के साथ साथ उन सारे ऑफिसर्स का, जो उनके सीनियर ऑफिसर्स उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, और होम मिनिस्टर अमित शाह, क्योंकि ये डायरेक्ट दिल्ली पुलिस डायरेक्ट कंट्रोल में आती है अमित शाह के, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर लगे और कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त उनके खिलाफ हो। ये हमारी मांग है। और डॉक्टर रितु सिंह जी को हमारा ये संदेश है कि आप संघर्षरत रहें, हम आपके समर्थन में यहाँ बैठे रहेंगे। ये संघर्ष जारी रहेगा और चलता रहेगा। हमारा मुद्दा है जाति आधारित जनगणना पूरे भारत में होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर में भी होनी चाहिए। दूसरा, जिस वर्ग की जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में उसकी हिस्सेदारी सारे सेक्टर्स में तय होनी चाहिए। तीसरा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन ख़त्म की जानी चाहिए। चौथा हमारा मुद्दा है कि जो राइट टू वर्क है ये फंडामेंटल राइट में है, ताकि सबके लिए जीवन यापन का जो है व्यवस्था की जाए। पांचवा हमारा मुख्य मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय सबको एक समान मिले। छठा हमारा मुद्दा है ईवीएम बंद की जाए, धन बल और बाहुबल बंद किया जाए, इलेक्शन कमीशन सारा इलेक्शन का खर्चा उठाए, ताकि अरबों खरबों रुपए की जो लूट पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन के नाम पे करती हैं वो बंद हो। और सातवां और आखिरी हमारा मुद्दा जो है वो है रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश हो, बाबा साहब के मन मुताबिक संविधान ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट हो। जैसा कि डॉक्टर रितु धरने पे बैठी हुई है, तो बेटियाँ जहाँ बहनें सबके घर होती हैं, तो उस बेटी को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? 141 दिन से धरने पे बैठी हुई है, वो भी दिल्ली की सड़कों पे, उसको थ्रेट कॉल भी आ रहे हैं। देखिए, ये बात बड़ी गहरी चिंतन का विषय है कि क्या सिर्फ डॉक्टर रितु सिंह ही विक्टिमाइज हुई हैं। तो मेरा इसमें जवाब रहेगा नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर रितु सिंह से पहले से, बड़ी देर पहले से ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। अगर आपको याद हो, डॉक्टर रोहित वेमुला हमारे एक यंगस्टर थे जिनको कि ना सिर्फ उनकी पढ़ाई से बेदखल कर दिया बल्कि हॉस्टल से भी निकाल दिया था। वो सड़क पे जाके बैठ गए थे और अल्टीमेटली वहाँ जाकर बाबा साहब और फुले साहब और सावित्रीबाई फुले के चित्र लगा के वो वहाँ बैठ के भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और अल्टीमेटली उनको वहाँ भी मार दिया गया था। इसके अलावा पायल तड़वे एक हमारी लेडी थी जिसको शायद 9 गोल्ड मेडल मिले थे एम्स में, तो उसको भी मजबूर कर दिया गया था खुदकशी करने पे। अब वो मर्डर था या खुदकशी, ये एक अलग विषय रहेगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इतिहास में ये पहला केस नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर लक्ष्मण यादव का भी एक रिसेंट हमारे पास उदाहरण है। इसके अलावा एक बात मैं और कह दूं, जितने भी हमारे SC ST OBC के लोग पढ़े लिखे हैं वो सब जानते होंगे, स्कूलों में उनके साथ, सबके साथ लगातार प्रताड़ना होती है, ऊंची जाति के टीचर करते आए हैं। मैं भी इसका विक्टिम रहा हूँ और मेरे साथी भी इसको एडमिट करेंगे, सब इसके विक्टिमाइज हुए हैं। हमारे नंबर भी काटे जाते हैं, जैसे ओरल टेस्ट में या ओरल नंबर जो होते हैं 25 में से अपर कास्ट को 24, 23, 25, 20 मिलते हैं, हमें 6-7 से ऊपर कोई नहीं देता था। तो हमारे नंबर भी काटे जाते हैं, अदरवाइज़ भी हमें प्रताड़ित किया जाता है। पूरी कोशिश की जाती है कि हम फेल हो जाएं, आगे पढ़ ना पाएँ। तो ये जो प्रताड़ना का सिलसिला है ये पिछले कई सौ सालों से चलता आया है और अभी भी चल रहा है। तो डॉक्टर रितु सिंह भी इसकी एक विक्टिम है।
इसमें सबसे अच्छी और मुबारक की बात यह है कि डॉक्टर रितु ने अपने साथ हुए अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है। संविधान के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए उन्होंने अपने साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लोकतांत्रिक ढंग से आवाज़ उठाई है। ये आवाज़ पहले भी उठती आई है, रोहित वेमुला ने भी उठाई थी और भी बड़े सारे लोगों ने उठाई है, लक्ष्मण यादव भी उठा रहे हैं, हम भी उठा रहे हैं। तो ये आवाज़ उठनी चाहिए, क्योंकि प्रताड़ना पूरे भारत में हर एक राज्य, यूटी में, हर जिले में, हर तहसील तालुका में, हर स्कूल में, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो रही है। मेरा ये मानना है सब लोगों को ये आवाज़ उठानी चाहिए। संविधान इसका हमें हक देता है, अधिकार देता है। अगर हम इस अधिकार का सही से इस्तेमाल करेंगे तो हमारे अगले आने वाले बच्चों के लिए रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तथाकथित ऊंची जाति वाले, कंफर्ट जोन में पैदा होने वाले लोग, उनके बच्चे नालायक हैं, वो इंटेलिजेंट नहीं होते। तो उनको काउंटर करने के लिए, हमारे बच्चों को काउंटर करने के लिए इस तरह की प्रताड़नाएं पहले भी होती आई हैं, अब भी होती रहेंगी। और अगर हम अब भी नहीं चेते, अब भी हमने डॉक्टर रितु, लक्ष्मण यादव और इस तरह के लोगों का साथ नहीं दिया और पूरे भारत से मनुवादी ताकतों को नहीं खदेड़ बाहर किया और इनको वोट ना देकर सत्ता से बिल्कुल ध्वस्त नहीं किया, तो हमारे बच्चों के साथ, आने वाली पीढ़ियों और नस्लों के साथ ये होता रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। सर, जैसे कि धारा 144 है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बावजूद भी धारा 144 क्यों लगाते हैं वो हर जगह पे? धारा 144 का कुछ अच्छा महत्व भी है, जैसे कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो तो पुलिस या प्रशासन के पास कार्रवाई करने के लिए हक का कानूनी अधिकार देना पड़ता है। तो उसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि यहाँ कुछ उपद्रवी लोग भी होते हैं, कभी गलत भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मॉब लिंचिंग ये मनुवादी कर दिया करते थे, और आज भी मनुवादी लोग 14 फरवरी को आप देखिएगा पार्कों में जाके कपल्स जो जोड़े वहाँ आए होते हैं उनको तंग करते हैं, या भगवाकरण के नाम पे, धर्म पे नाम पे अभी भी ये चौकों, बाज़ारों, गलियों में अभी भी उपद्रव मचाते हैं। इस तरह और भी कुछ अनासर ऐसे होते हैं जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो उनको रोकने के लिए कुछ हद तक प्रशासन के पास, पुलिस के पास अधिकार होने भी चाहिए। एक लिमिटेड दायरे में, कानून के दायरे में उनको ज़रूरी इंस्टेंट पावर देनी पड़ती है। तो इसका अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है, करना हो तो। लेकिन हमने देखा कि आरएसएस और भाजपा और हिंदुत्ववादी संगठन चाहे सारा लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद कर दें, ये कोई एक्शन नहीं लेते। और जब डॉक्टर रितु सिंह जैसे, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जैसे लोग अपने कानून के दायरे में जब कोई अपना हक अधिकार की मांग करते हैं तो ये धारा 144 का गलत इस्तेमाल करते हैं। और मैं पहले ही आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ, आपके इस इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि इन्होंने डॉक्टर रितु सिंह के साथ जो किया वो ना सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट की सेक्शन 3 की वायलेशन है। लिहाजा SHO और उसके पीछे के सारे अमले के ऊपर FIR होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जैसा कि स्कूल हैं 50 स्कूलों को गवर्नमेंट के साथ अटैच कर दिया है, तो अल्टीमेटली उनका गवर्नमेंट के साथ अटैच हो जाएगा तो उसका मालिक कौन होगा? देखिए, गवर्नमेंट के साथ अटैच करने का इनका मंशा जो है, वही मैंने पहले आपको बताया, ये एजुकेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, बड़े लिमिटेड लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। बाबा साहब के दिए हुए हक अधिकार संविधान में है, उसके बाद ही हमारे स्कूलों के लिए रास्ते खुले। पहले हमें स्कूलों में एंटर नहीं करने दिया जाता था, खुद बाबा साहब को एंटर नहीं करने दिया गया था, ये इतिहास हम जानते हैं। तो एक बार फिर सारा कंट्रोल शासन और प्रशासन अपने हाथ में लेना चाहता है और प्राइवेट हाथों में बेचना चाहता है। इनकी मंशा ये है कि एक बार फिर हमारे क्षेत्राधिकार से वो पढ़ाई का जो हमारा राइट है वो निकल जाए और हमारे लोग फिर अनपढ़ जाहिल होकर इनके गुलाम बने रहें। ये इनकी एक साजिश है, ये इनकी एक कोशिश है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे समाज पे अन्याय हो रहा है, जहाँ अत्याचार हो रहा है, सर इसका अंत होने का चांसेस है कोई भी या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बाबा साहब के संविधान से पहले पूरी तरह से मनुवादी ताकतें हम पर हावी हो चुकी थी, हमारे एजुकेशन के रास्ते बंद हो चुके थे और फुले साहब ने हमें रास्ता दिखाया कि हमें एजुकेशन हासिल करनी होगी। विद्या बिना मति गेली, मति बिना नीति गेली, नीति बिना गति गेली, गति बिना वित्त गेले, वित्त बिना शूद्र खचले, एवले अडर्थ एक अविद्या ने केले। तो हमें फुले साहब ने बताया, माता सावित्रीबाई फुले ने बताया कि अज्ञानता की वजह से, एजुकेशन ना होने की वजह से हम पर अत्याचार होते हैं। यही बात बाबा साहब ने हमें बताई। तो एजुकेशन ही एक माध्यम है, एक रास्ता है जिसके माध्यम से ये हो सकता था। और जब तक संविधान नहीं था तो हमारे वो रास्ते बंद थे। अब बाबा साहब के संविधान के बाद ये रास्ते खुले और अब देखिए पूरे भारत में एक क्रांति तो शुरू हो चुकी है जिसको रोकने का अनथक प्रयास किया जा रहा है। वो चाहे रोहित वेमुला हो, पायल तड़वे हो, या हमारी डॉक्टर रितु सिंह हो, या हमारे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे लोग, या और लोग हों। अब इनके माध्यम से उसको फिर रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एजुकेशन देखिए कितना पावरफुल हथियार है। ये सड़कों पे भी उतरे, जान तक चली गई रोहित वेमुला की, मगर वो लड़ते रहे।
डॉक्टर रितु सिंह भी आप देख लीजिए, अपनी जान की बाजी लगा के लड़ रही हैं। तो जब शिक्षा हासिल होगी तो हम इन अत्याचारों के विरोध में खड़े होंगे, और जब हम इन अत्याचारों के विरोध में खड़े होंगे, एक दिन ऐसा आएगा ये मनुवादी ताकतें हम धराशायी कर देंगे। इनके हाथ से शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, देश के साधन संसाधन हम सब कुछ निकाल देंगे, और उस दिन इनका अंत होगा। उस दिन समतामूलक समाज की संरचना होगी, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज बनेगा, और इस देश का शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और सारे साधन संसाधन मूल निवासी बहुजनों के हाथ में होंगे। उसके बाद इस तरह के अत्याचार, इस तरह की प्रताड़ना खत्म हो जाएगी। ये जल्दी भी हो सकता है अगर हमारे लोग जल्द से जल्द मनुवादियों के चंगुल से निकल आए और अपने दम पर अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए अग्रसर हों। जितनी जल्दी ये काम होगा उतनी जल्दी ये बात बनेगी। तो मेरा सारे भारतवासियों को, सारे मूल निवासी बहुजनों को, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, सबको मेरा ये संदेश रहेगा कि आप लोग जल्द से जल्द इन मनुवादियों के चंगुल से बाहर आएँ और अपनी फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के साथ जुड़कर अपने देश की सत्ता, शासन, प्रशासन छीन कर वापस इनसे ले लें। गुरु गोविंद सिंह जी की इन 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, कोई किसी को राज ना देवे, जो लेवे निज बल से लेवे। आइए निज बल के साथ अपने इस देश का सब कुछ वापस छीन लें। इन मनुवादियों से, इन विदेशी ताकतों से, इन यूरेशियन विदेशियों से, जो अपने आप को श्रेष्ठ और आर्य और क्या क्या कहते हैं, इनसे हम अपना देश वापस ले लें। ये हमें करना ही होगा, तब जाके इस तरह की प्रताड़ना और अत्याचार का अंत होगा, मेरा ऐसा मानना। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल मैं बड़े होकर डॉक्टर बन जाऊंगा। बेटा, जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से ये भाजपा सरकार देश को चला रही है, मुझे लग रहा है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने सारा कुछ प्राइवेटाइज़ कर दिया है, स्कूलों की पढ़ाई प्राइवेटाइज़ कर दी है, और इतनी महंगी कर दी है कि आपको डॉक्टर बनने के लिए जितने पैसे चाहिए वो शायद आपके पिताजी के पास नहीं होंगे, मुश्किल हो जाएगा। और जब तक हमारे SC, ST, OBC के लोग भाजपा और RSS में रहेंगे, उनका समर्थन करते रहेंगे या उनको वोट देते रहेंगे, तब तक वो यही कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे या आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, IAS, IPS कुछ ना बन सकें, ताकि ये सारी अच्छी अच्छी पोस्टें उनके बच्चों को मिल जाएं। तो मुझे लगता है बेटा, आपका डॉक्टर बनना, अब अगर ये फोर्सेस ताकत में रहती हैं, अगर भाजपा की सत्ता आगे चलती रही, अगर RSS का कब्जा रहा, तो हमारे बच्चों का डॉक्टर बनना लगभग नामुमकिन है। मुझे लगता है आपका डॉक्टर बनना मुश्किल है। अंकल आप हर संडे में इधर क्यों, कौन से मकसद में बैठते? बेटा, मैं इसी बात को लेके यहाँ बैठा हुआ हूँ। मुझे अपने बच्चों का भविष्य दिख रहा है। जितने भी हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के बच्चे हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के, उन बच्चों का भविष्य खतरे में है। अब उनके लिए पढ़ाई ख़त्म हो रही है, क्योंकि फुले साहब ने कहा था कि पढ़ाई ही एक माध्यम है जिससे आप अपनी तरक्की के रास्ते खोल सकते हो। और क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले ने भी यही कहा था कि अज्ञानता दूर होगी तो हम आगे तरक्की कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। और बाबा साहब ने भी यही कहा था कि एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से हमारा उत्थान हो सकता है। तो मनुवादी ताकतें इस देश में हावी हो चुकी हैं, वो हमारे सारे रास्ते बंद कर चुकी हैं। आगे आने वाले समय में हमारी एजुकेशन ख़त्म हो जाएगी और हमारे आने वाले बच्चों के लिए अब कुछ नहीं बचेगा। ना उनके लिए एजुकेशन बचेगी, ना हेल्थ सेक्टर बचेगा, ना एम्प्लॉयमेंट बचेगी। हम फिर से 100-200 साल पुराने माहौल में चले जाएंगे और हमारे बच्चों का भविष्य ख़त्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। उसे बचाने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बाबा साहब के संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, ताकि बाबा साहब ने जो संवैधानिक अधिकार हमें दिए थे, जिसकी वजह से पिछले 40-50 सालों में हम आगे बढ़े हैं, वो आगे हम इस कार्यक्रम को कंटिन्यू कर सकें और हमारे बच्चों का रास्ता खुल सके। इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ बेटा, यही वजह है मेरे यहाँ बैठने की। अम्बेडकर युवा संगठन की तरफ से पूरी तरह से सहमत हूं और इनके साथ हूं। जब तक ये धरने पे रहेंगे, हमारा संगठन इनका पूरा समर्थन करेगा। हमारे जितने भी साथी हैं, टर्न बाय टर्न एक साथ ज़रूर इसमें शामिल होते रहेंगे और इनका समर्थन करेंगे। और अम्बेडकर युवा संगठन जो है कि हमारी डॉक्टर रितु जी जो इस समय धरने पे बैठी हैं, जिनके साथ इंस्टीट्यूशनल जो प्रताड़ना जो की जा रही है, उनको सताया जा रहा है। और लक्ष्मण यादव जी हैं हमारे जैसे जो पढ़े लिखे स्कॉलर, अच्छे प्रोफेसर रैंक के लोग हैं, उन लोगों को सताया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार इस समय दमनकारी सरकार जिसे कह सकते हैं आप, कि जो दलितों का दमन करती आ रही है पिछले 10-11 सालों से, और आगे भी उनकी मंशा यही है कि हम यही काम अपना जारी रखेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस
दमनकारी सरकार को जो है वो जड़ से उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। इन लोगों को अपने से दूर कर देने की ज़रूरत है। अगर हमें दलित लोगों को, अपने दलित भाइयों को, अगर हमें चैन से जीना है, चैन से खाना है या चैन से पढ़ना है, सबसे पहले तो ये प्रहार कर रहे हैं हमारे शिक्षित संस्थानों पर। शिक्षित संस्थानों पर इसलिए प्रहार कर रहे हैं ताकि दलित समाज जो है पढ़ लिख कर आगे ना बढ़ सके। जब वो पढ़ लिख नहीं पाएगा तो वो अपने हक़ की बात जो है वो नहीं कर पाएगा, और जब वो अपने हक़ की बात नहीं कर पाएगा और हमारे और पशुओं के बीच कोई ज़्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। जिसका दिल चाहेगा, जब चाहेगा, जहाँ चाहेगा हमें इस्तेमाल कर सकता है। शराब से कर सकता है, चावल से कर सकता है, आटे से कर सकता है, जो कि ये दमनकारी सरकार पिछले 5 वर्षों से 7 वर्षों से कर रही है। ये सब इनका प्रोपोगेंडा बनाया हुआ है दलित समाज को कुचलने का। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे दलित समाज के सभागार हैं, सभागार कहने का मतलब ये है कि जो भी बड़ी बड़ी सभाओं के प्रधान इस समय बनकर बैठे हुए हैं, बुद्ध सभा लगा लीजिए, कबीर सभा लगा लीजिए, रविदास सभा लगा लीजिए, सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत होगी कि आप लोग दलित हैं, आप सभी लोग दलित हैं, और आप लोगों ने अपने अपने दल बना के रखे हुए हैं। अपने आप को एक बात है कि मैं बड़ा बलवान, सब में आप सबसे ऊपर बलवान बनकर बैठे हुए हैं। लेकिन आप लोगों को भी संघर्ष में आना होगा। आज नहीं आओगे तो 2 साल बाद आओगे, 2 साल बाद नहीं आओगे तो 10 साल बाद में आओगे, 10 साल बाद नहीं आओगे तो आपके बच्चे आएंगे। जो कि अभी बच्चे ने सवाल पूछा, उसके मन में अंदर ये शंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे माता पिता, मेरे बुज़ुर्ग साथी आज धरने पे हैं, कहीं 20 साल के बाद मुझे अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद मुझे भी इसी तरह से सड़कों पे ना बैठना पड़े। एक छोटा सा बच्चा, उसके मन में ये शंका है। तो आप तो पढ़े लिखे हैं, आप लोग समाज के में आना होगा। आज नहीं आओगे तो 2 साल बाद आओगे, 2 साल बाद नहीं आओगे तो 10 साल बाद में आओगे, 10 साल बाद नहीं आओगे तो आपके बच्चे आएंगे। जो कि अभी बच्चे ने सवाल पूछा, उसके मन में अंदर ये शंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे माता पिता, मेरे बुज़ुर्ग साथी आज धरने पे हैं, कहीं 20 साल के बाद मुझे अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद मुझे भी इसी तरह से सड़कों पे ना बैठना पड़े। एक छोटा सा बच्चा, उसके मन में ये शंका है। तो आप तो पढ़े लिखे हैं, आप लोग समाज के रहनुमा हैं, समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपने जो अलग अलग दल बना के रखे हुए हैं, सिर्फ थोड़ी सी इज्जत पाने के लिए कि शायद हमारा दल कुछ इस तरह से है, इस तरह से है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप दल में नहीं हैं, आप दल दल में फंसे हुए हैं, राजनीतिक दल दल में फंसे हुए हैं। आपको चलाने वाला कोई और है और आप चलते किसी और के इशारों पे है। एक साथ होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और आप ये भी चीज़ सोचिए, जो कंफर्ट जोन में इस समय पहुंच चुके हैं, उनको संघर्ष का मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जब भी संघर्ष कोई करता है तो वो एक कमज़ोर आदमी संघर्ष लेकर चलता है। कभी आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई ताकतवर आदमी संघर्ष करता है। जब भी संघर्ष करता है तो कमज़ोर आदमी संघर्ष शुरू करता है। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं हाथ जोड़ के कि आप सभी लोग अपने अपने ओहदे, अपने अपनी पोजीशन को छोड़कर, अपनी अपनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर एक संघर्ष के रूप में एडवोकेट बसोत्रा साहब को समर्थन करें। और एडवोकेट बसोत्रा साहब का समर्थन ये नहीं होगा, ये आप लोगों का खुद का समर्थन होगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को आगे आकर इस समर्थन का सहयोग करना चाहिए। और जिन मुद्दों पर हम लोग और डॉक्टर अशोक बसोत्रा जी जहां बैठे हैं, वो मुद्दे आप लोगों के भी हैं, अकेले डॉक्टर अशोक बसोत्रा जी के नहीं हैं।